हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, अब मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर करवा दिया है। ठीक है, चाहो तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, जो 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो मैंने प्लेलिस्ट है चैनल पर, उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने पॉलिनोमियल्स नहीं देखा है, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स को देखना पहले ज़रूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले, क्योंकि वहाँ से ये लिंक है। ठीक, अब हम 4th चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की देखिए मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं देखो अपनी आपको एक सरल भाषा में बताऊं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी हो बच्चों, 2। हम उस एक्सप्रेशन को, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है हमारा, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना, क्या बन जाता है फिर हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन है उसको क्या कर देना, इक्वल टू 0 पुट कर देना ही, तो हमारा क्या बन जाता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है बच्चों, ax² bx + c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट इक्वल टू 0 कभी हो ही नहीं सकती। कोई भी इक्वेशन तभी बोलते हैं हम एक्सप्रेशन को इक्वेशन, जब वो इक्वलेंट टू 0 दे रखा हो। ठीक है, आगे बात समझ में? तो यहाँ इक्वल टू 0 दे रखा है, तो दैट इज, जैसे कि फिर यहाँ बताया गया वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये तो मैंने आपको पॉलिनोमियल में भी बताया था कि a यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a मैंने 0 कर दिया तो 0 × x², तो ये तो टर्म खत्म, सिर्फ bx + c बचेगा बच्चों। तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं समझती हूँ चैप्टर का नाम सब हर बच्चे को समझ आ गया होगा। अगर आपसे कोई चैप्टर का मीनिंग पूछेगा तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक, अब उसके बाद जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दी हुई है, 3x² + x + 1 = 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसको ना देखें तो इस वाले पोर्शन को, क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री बच्चों कितनी है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 2। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, मतलब इसकी डिग्री है 2। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने इक्वल टू 0 रखा है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे बात समझ में सभी को? तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। सपोज मैं आपके सामने एक एग्जांपल अपनी तरफ से लिखती हूँ और आपसे पूछना चाहूँ कि x³ + 3x² + 2x + 1, इस तरीके से आपके सामने कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, आपसे कोई पूछे इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पूछ ले कोई पहले। अगर मान लो इसे इक्वल टू कोई 0 रखता है तो हम बात करेंगे कि हाँ ये इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसकी अगर डिग्री की बात करती हूँ तो इसकी डिग्री जो है वो बच्चों 3 है। कितनी है? 3। इसकी डिग्री जो है वो 2 नहीं है। तो डिग्री अगर 2 नहीं है तो वो कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। ये क्यूबिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो ये क्यूबिक इक्वेशन बना, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपकी जो 4.1 एक्सरसाइज है वो इस पर डिपेंड, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट जो 7-8 पार्ट आपको दे रखे हैं वो इसी पर डिपेंड है। हमें यही चेक करना है उसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा एक्सप्रेशन है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ओके, अब देखिए, अब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, जनरली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अलजेब्रिक मेथड और दूसरा होता है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का बिल्कुल भी कोई भी नामो निशान नहीं है आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी में। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी में इसका कोई भी वो नहीं है कि पर आप ग्राफिकल मेथड से भी उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आपके में सिर्फ अलजेब्रिक मेथड्स के नाम दे रखे हैं, उसमें से भी एक अलजेब्रिक मेथड सीबीएसई ने काट दिया है। इसका एनसीईआरटी में जिक्र तो है लेकिन वो आपके बोर्ड में नहीं आएगा। इस बार सीबीएसई ने वो सिलेबस में से हटा दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपके लिए 3 मेथड्स के नाम लिख रखे हैं। पहला मेथड है बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं इसको, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। पेपर में बोलेगी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो दोनों में से कुछ भी लिखा है। आप जैसे एनसीईआरटी में सिर्फ फैक्टराइजेशन लिख रहा है तो आप इसका भी मतलब फैक्टराइजेशन ही समझोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म।
आगे बात समझ में, दोनों का मतलब एक ही है, मतलब ये दोनों नाम एक जैसे हैं, ठीक है, ये एक ही मेथड है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में दूसरा नाम भी लिख दिया है, ठीक है। अब आप आ जाइए सेकंड मेथड पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। श्रीधराचार्य नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया था, इसलिए उनके नाम पर भी इस फॉर्मूला को बोला जाता है, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल दिया जाता है या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी इसको कई बार बोल दिया जाता है। तो दूसरा आपका एल्जेब्रिक मेथड ये रहा, ठीक है। थर्ड वन क्या है आपका, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों भी सेम है, या तो ऐसा लिखा है आपके लिए या फिर ऐसा लिखा है, दोनों का मतलब एक ही मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आगे बस तो समझ में। लेकिन ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, लेकिन सीबीएसई ने इस बार वो आपके सिलेबस में से हटा दिया है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये फर्स्ट जो मैंने पहले नंबर पे दोनों लिखे हैं ये आपके सिलेबस में है, और तीसरा आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसके कितने एल्जेब्रिक मेथड्स हैं, ठीक। उसके बाद देखिए क्या मैंने क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये मैं जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना बताऊंगी तभी बता दूंगी। हालांकि मैंने इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में थोड़ा बहुत बताया है, वहां अगर बच्चों ने देखा होगा ध्यान से तो वहां भी सीखा होगा कुछ बच्चों ने, लेकिन नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, मैं इस चैप्टर में भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये तो मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगी उसी टाइम बताऊंगी। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं अभी बता देती हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसमें बोला हुआ है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0 देन द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 आर गिवन बाय फॉर्मूला देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी, स्टैंडर्ड फॉर्म जो बच्चों मैंने लिखी थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये तो लिखी थी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप समझो भैया एबीसी कहाँ से आ गए, क्या चक्कर है एबीसी का। तो ये एबीसी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, ठीक है, और x का कोफिशिएंट b है और c आपका यहाँ कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो abc के अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा होगा फॉर्मूले में, मात्र abc कांस्टेंट टर्म है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये abc सभी जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स हैं, वो वहां से हमें पता चल जाएंगे। जैसे कि सपोज मैंने जो एग्जाम्पल दिया था इसमें मैं आपसे abc की वैल्यू पूछूं तो आप क्या बताओगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो मैंने बच्चों यहाँ 3 लिख रखा है, कितना है ये 3, तो 3 हो गया। x का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिख रहा है तो मैं 1 कर सकती हूँ, तो 1 इंटू तो कुछ भी 1 इंटू कुछ भी वही नंबर आ जाता है, फिर से जिस भी नंबर में हम उसका मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो 1 इंटू एक्स, तो x ही आ जाएगा, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया 1, तो b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू इज ऑल्सो 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम abc निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं और अपने रूट्स निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक। अब मैंने आपको 3 चीज बता दी, एक मतलब देखो मेमोराइज करने के लिए, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा, ठीक है, पढ़ लिया अच्छे से, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये सेट करो कैसे चैप्टर को हमको लर्न रखना है, चैप्टर क्या क्या पढ़ा था। आंखें बंद करो, सबसे पहले देखो कि हमने क्वाड्रेटिक, मैम ने हमें समझाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। उन्होंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर दो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। आपने किस टाइप अपने दिमाग में स्टोर कर लिया। उसके बाद आप आइए फिर क्या पढ़ा था यार, मैंने वो भी याद करती हूँ। फिर आप देखेंगे कि हमने मेथड्स पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक है। एक इंट्रो को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे किसी भी भवन का निर्माण या किसी भी अच्छे मकान का निर्माण तब होता है जब उसकी नींव बहुत अच्छी रखी गई हो, ठीक है, उतना ही अच्छा फिर हमारा भवन बनता है। तो ऐसे ही आप अगर मैथमेटिक्स में अप्लाई करोगे बच्चों, तो अगर इसका इंट्रो जो आपका नींव है एक तरीके से उसको बहुत अच्छे से समझोगे, तो ये समझो कि 50% आपने चैप्टर को समझ लिया, सिर्फ 50% अब क्वेश्चंस में अप्लाई करना बचा है आपके लिए, ठीक है। तो आप कैसे मेमोराइज कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया। सेकंड आप बोलोगे क्वाड्रेटिक मेथड्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स बताए थे हमें, ठीक है। पहला आपका फैक्टराइजेशन था, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, तीसरा आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, यही तो बताया मैंने आपको, ठीक है। फिर क्या याद करोगे आप कि मैम ने फिर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता दिया था कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। abc सभी वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोफिशिएंट होते थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और c आपका कांस्टेंट टर्म होता था। मैं आपको मेमोराइज का मेथड बता रही हूँ, इस तरीके से आप अपने दिमाग में स्टोर करोगे ना चीज़ों को। दिन में 2-4 बार एक चैप्टर पढ़ा आपने और दिन में 2-4 बार उसको रिवाइज कर लो, कुछ भी कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो उस टाइम भी रिवाइज कर लो एक बार दिमाग में, यार वो चैप्टर मैंने पढ़ा था उसमें क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो वो आपको याद रहेगा भाई, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन पढ़ के और आप रिवाइज ना करो और आपको याद रहे ना,
प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई किसी भी बंदे को नहीं याद रह सकता। मैं ही क्यों ना सही, मुझे भी हर बंदे को प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार, ठीक है, चीज़ें तब आपके दिमाग में स्टोर हो पाती हैं। ठीक, तो अब आपका फिर मैंने ये बता दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लास्ट है आपका नेचर ऑफ रूट्स। क्या है बच्चों? नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे, हाँ, नेचर ऑफ रूट से पहले मैंने यहाँ कुछ लिखा भी हुआ है, वो भी समझ लीजिए। ये मैंने लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी। कैपिटल डी, ये जो पूरा है इसको हम कैपिटल डी बोलते हैं, जो हमारा रूट के अंदर लिख रहा है। किसके अंदर लिख रहा है? रूट के अंदर। इसको कैपिटल डी बोलते हैं। इसकी देखो मैंने लिखा हुआ है कैपिटल डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की कॉन्सेप्ट पे कुछ नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं हम, कि क्या क्या हमारे नेचर्स हो सकते हैं रूट्स के। ठीक है, तो देखिए नेचर ऑफ रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। क्या कह रहा है? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। जैसे कि सपोज करिए मैंने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व किया, ये जो तीनों मेथड ऊपर दे रखे हैं, एक की x की वैल्यू आ गई 1, दूसरे की x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3। ठीक है, ये दो वैल्यूज आई मेरे पास। फर्स्ट के लिए कह रहा है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। रूट्स आपके रियल भी होने चाहिए, मेरे 1 और 3 बिल्कुल रियल नंबर हैं, और डिस्टिंक्ट भी है, मतलब बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? अलग अलग। ऐसा नहीं है कि 3 और 3 दोनों रूट निकल आए आपके, या 4 4 निकल आए, नहीं, दोनों नंबर अलग अलग होने चाहिए। तो उस केस के लिए हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है। ये आप कंडीशन पहले ही चेक कर सकते हो निकालने से पहले, उसके रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको मतलब दोनों चीज़ को सेटिस्फाइड करा के देख सकते हो कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पक्का उसके जो रूट्स हम निकाल रहे हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे और रियल रहे होंगे। आगे बात समझ पाए? उसके बाद टू इक्वल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अब देखो, अब यहाँ पर डिस्टिंक्ट वर्ड बोला था, यहाँ इक्वल बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इक्वल। जैसे सपोज करो x की वैल्यू मैंने 1 निकाली -2, और बच्चों दूसरी भी क्या आ गई? -2। तो दोनों ही मेरे रियल नंबर है, रियल ही होने चाहिए भाई इसमें भी। ठीक है, नंबर रियल, इमेजिनरी है तो फिर तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। उसका कॉन्सेप्ट हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अभी आप नहीं पढ़ोगे, जिनको हम इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ आप रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। तो हमने क्या देखा? इक्वल रूट्स हैं, x इक्वल -2, x इक्वल कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही लेट कंसिडर कर लिया है। जैसे आप x इक्वल 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 कुछ भी, x इक्वल 100 कुछ भी, पर वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो उस केस में हमारा डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज इक्वल टू 0। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा डिस्क्रिमिनेंट तो ही था, इसीलिए मैं डिस्क्रिमिनेंट बोल रही हूँ इसे, या कैपिटल डी भी बोल सकती हूँ। ठीक है, वो इसका सिंबल है। उसके बाद अब लास्ट पर आ जाइए, नो रियल रूट्स। अगर हमारे रूट्स जो हैं वो रियल नहीं होंगे, तो इसका मतलब वो कैसे रहे होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर रहे होंगे। कैसे रहे होंगे बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा की फॉर्म में आता है, वो इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आप 11th क्लास में पढ़ोगे, अगर आपने मैथमेटिक्स आगे चूज किया तो। अगर नहीं किया तो नहीं पढ़ोगे, यही इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से आप अनजान रह जाओगे अगर 10th क्लास तक मैथ पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो नो रियल रूट्स की कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलवेज लेस देन 0, है ना। तो आप खुद सोचो, अगर ऑलवेज लेस देन 0 तो पक्का है कि नेगेटिव वैल्यू आएगी। कैसी आएगी वैल्यू? नेगेटिव वैल्यू आएगी। कैसी वैल्यू आएगी बच्चों? नेगेटिव वैल्यू। और कभी भी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हमारे फॉर्मूला में स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट में कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती फॉर रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स में आ सकती है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग एक्सप्लेनेशन है, वो मैं अभी नहीं बता रही, इसीलिए हमने उसको रियल नंबर, रियल रूट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स हैं इक्वेशन के। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। क्या? अगर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर 2 इक्वल रियल रूट्स हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 के लिए आप क्या बोलोगे? आपके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, वो आपके रियल रूट्स नहीं हैं। तो मैं समझती हूँ इतना सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका इंट्रो था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट लिखिएगा, ये मैं नेक्स्ट डे आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, उसके बाद अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं, आपकी 4.1। तो आपके एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। आपको यही चेक करना है कि ये आपके ये जो एक्सप्रेशन, जो इक्वेशंस गिवन है आपके लिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, मैंने आपकी एनसीईआरटी में से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिया है और 6th पार्ट लिया है। ठीक, आप उसमें कई पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं। ठीक है, तो आप उनको खुद करके देख सकते हो, सबका मेथड एक जैसा रहता है। अगर आपको एक समझ आ गया तो आप सारे समझ सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैंने 2 ले लिए हैं। ठीक है, तो पहला है आपका कि इसको
इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इसको भी आपको चेक करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो ऐसे देख के नहीं करोगे कि भैया 2 लग रही है और देखते ही ऐसे बोल दिया आपने हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या 3 लग रहा है तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। नहीं, पहले उसको सॉल्व करो, जितना उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो उसके बाद आप बोल सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक है या लीनियर है, जो भी हो, ठीक है। अब बात आती है हम सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे इसको। तो ये दे रखा है बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर 10th क्लास में सबको आता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब खोलो इसे, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 6, ये तो मल्टीप्लाई करना आता होगा, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 3 6 और माइनस का साइन, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये बच्चों हो गया 2x पूरा सॉल्व करने पे, और ये आपका आ गया 2x माइनस का 6। अब सबको एक तरफ ले आओ, ठीक है, जितने भी डिजिट्स हैं सबको लेफ्ट साइड में ले जाओ या राइट में ले जाओ, जहां भी आपका मन करे, एक तरफ 0 बना लो। तो यहाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस का 2x, और ये बच्चों ये इधर आके माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। साइन एक साइड से दूसरी साइड जब लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं मैथ्स में, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका माइनस 2x है, ये आपका प्लस 2x है, तो इक्वेशन आपके पास बनी एक्स, ये तो कैंसिल हो गए माइनस और प्लस, क्योंकि 2 माइनस 2 आंसर 0 देता है, ठीक है। कैंसिल भी ना करो तो भी वो माइनस करने पे 0 ही आंसर आएगा। एक्स स्क्वायर 1 प्लस 6 कितना आ गया बच्चों 7 इक्वल टू आपका 0। अब आपको बात दिमाग में आती है कि हमें इसकी डिग्री चेक करनी है बच्चों, क्या चेक करना है डिग्री। तो इसकी डिग्री चेक करो कितना है, हाईएस्ट पावर 2, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप लिखेंगे यस ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आ जाइए आप नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखो क्या दे रखा है, इसको सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखो इसमें तो कुछ भी सॉल्व कर नहीं सकते, नहीं आपस में कुछ ऐड हो सकता ना कुछ हो सकता। करिए इसको, क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको खोलिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये भी आप जानते होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x। अब इन सारे टर्म्स को इधर ले आइए लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेके आइए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस का 4x। ये तो आप समझ गए होंगे साइन ऑल्टरनेट हो जाते हैं जो भी होते हैं, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। अब देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इसकी तरह कैंसिल हो गया, 0 आंसर आ गया। 3x और 4x कितना हो गया बच्चों 7x, प्लस का 1 माइनस का 4, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि 1 माइनस 4 माइनस का 3, तो इक्वल टू 0। तो इसमें डिग्री बताइए मुझे कितनी डिग्री है, कितनी डिग्री है इसमें आपकी 1, कितनी हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 1। तो ये क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि ये क्या है लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि डिग्री 1 वाली इक्वेशंस तो आपकी लीनियर इक्वेशन होती हैं। हमसे वो क्या पूछ रहा था क्वाड्रेटिक, तो इसलिए इसका आंसर यस और इसलिए इसका आंसर नो, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आप इसके ऑल जो पार्ट्स हैं वो भी एक बार करके देखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है बोर्ड में, 1 से ज़्यादा में नहीं पूछा जाएगा कि चेक करना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 नंबर में नहीं पूछेगा, 1 में पूछेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये कुछ 1 वर्ड प्रॉब्लम, जैसे 1 वर्ड नहीं वर्ड प्रॉब्लम है, एक तरीके से इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाओगे। तो ये जो क्वाड्रेटिक वो कह रहा है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना के छोड़ दो, फिलहाल आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना, मैं जैसे आपसे कह रही हूँ वैसे ही करना। अगर आप नोट मेरे साथ अच्छे से पढ़ रहे हो, मैं आपसे एक मतलब वो बोलना चाहूँगी, अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे अच्छे से, अगर नोट्स बना रहे हो जैसे मैं आपको करवा रही हूँ, इंट्रो करवा रही हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करवा रही हूँ, उसके बाद मैं PYQs करवा रही हूँ, और भी PYQs के अलावा जो भी क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है उधर से ले रही हूँ मैं बुक्स में से। तो इस तरीके से अगर आपने मेहनत की तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे मैथ्स में, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से मेहनत करनी है, ठीक। तो इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्या बनानी है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ बना के छोड़नी है। वो कह रहा है कि इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व नहीं करना पूरा अभी सॉल्व कब करेंगे जब मैं वो एल्जेब्रिक मेथड आपके साथ डिस्कस कर दूंगी, एक स्प्लिटिंग वाला और दूसरा आपका क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और तीसरा आपके सिलेबस में है ही नहीं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो वो मैं डिस्कस नहीं करूंगी। तो 2 मेथड जब मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी, आप इनके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना, उसके बाद नीचे 5-6 लाइन छोड़ देना जितने में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो सके। स्प्लिट से तो 4-5 लाइन में सॉल्व हो जाती है,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से थोड़ा आधा पेज छोड़ देना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनकी लेंथ ब्रेथ बाद में निकालेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलवाने को कह रहा है वो क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को। उसके बाद जब हम उन कॉन्सेप्ट को, उन मेथड को पढ़ लेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप लोग फिर इनको सॉल्व करके देखिएगा कि आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया आपको 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, मीटर स्क्वायर यूनिट है। उसके बाद द लेंथ ऑफ प्लॉट इज, मतलब 1 मीटर में है ये भी, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो क्या कह रहा है, लेंथ जो है वो प्लॉट, बच्चों को ये समझ में नहीं आता, कुछ बच्चों को थोड़ा, मैं ये नहीं कह रही जिनका मैथ्स अच्छा होता है उनको तो समझ में आता, थोड़ा मैथ्स में जो बच्चे वीक होते हैं उनका मतलब ही नहीं समझ में आता क्या बोल रहा है ये, है ना। तो ये कह रहा है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है विड्थ का और +1 है, मोर का मतलब प्लस और लेस का मतलब माइनस, ठीक है। तो ज्यादा है, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। वो कह रहा है हमें आवश्यकता है इस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ निकालने की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे इसकी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो आप डाल लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। मीटर ही मानेंगे क्योंकि भैया वो लेंथ मीटर में कह रहा है और उसने एरिया भी मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो हम भी इसी तरीके से मानेंगे उसको, ठीक है। अगर अलग यूनिट में मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर, ठीक है। तो ये आपकी ब्रेथ है बच्चों, क्या है, ब्रेथ। देन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी 2x + 1 मीटर। अब देखिए ये मैंने कैसे लिख दिया, मैंने ये देखो इस लाइन को पॉइंट आउट करो, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ x मानी थी, उसका 2 गुना करिए मतलब ट्वाइस, और फिर उसके बाद वो कह रहा था मोर ऑफ ए +1। तो इस तरीके से मैंने ये बनाया, लैंग्वेज को समझो उसकी को, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेथ क्या है रेक्टेंगुलर प्लॉट की, x, तो लेंथ क्या हो गई 2x + 1। अब आप बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सबको पता होगा, ठीक है, 5th क्लास में ही पढ़ लेते हैं लगभग। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, अगर यहाँ रेक्टेंगुलर प्लॉट कह रहा है वो, रेक्टेंगुलर प्लॉट L × B क्या होता है बच्चों, L × B। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल L × B। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है, उसने कितना दे रखा है बच्चों, 528। कितना दे रखा है, 528। आपने वो पुट कर दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ कितनी निकाली है बच्चों आपने, 2x + 1। ये तो ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है, ठीक है। तो 2x + 1 × ब्रेथ कितनी है आपकी, x, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है, 2x × x 2x² और 1 × x x, ये आपका क्या हो गया 528। अब इसको थोड़ा इधर सॉल्व करोगे, नीचे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर 2x² + x, मैं इसको इधर शिफ्ट कर रही हूँ राइट साइड में, माइनस का 528 = 0। तो इस तरीके से हमने इस सिचुएशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट कर दी, 2x² + x माइनस का 528 = 0, ठीक है। इसको इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम उन एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पर अभी हमें नहीं करना क्योंकि उसने बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना के छोड़ दीजिए, तो ये बाद में करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग अगर कॉपी में नोट कर रहे हो तो 5-6 लाइन छोड़ के चलिएगा, आप सॉल्व कर सकते हो इसे बाद में, ठीक। अब आप उसके बाद आ जाइए सेकेंड पार्ट पर, इसके पर, ठीक है। अब मैं आपको सेकेंड पार्ट कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखिएगा बच्चों। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 306, ये 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है। तो हमें मतलब वही ये सेकेंड क्वेश्चन के ही पार्ट चल रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है सिर्फ, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, तो हम पहले पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर तो कर लें। जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, कह रहा है कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है बच्चों द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स होगा यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव कर लो यहाँ पे, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स इज 306। अगर हमने सपोज करिए कि पहला अगर वैल्यू बोलती हूँ 2,
दूसरी है बच्चों 3, ठीक है। इस तरीके से हमारी दो वैल्यूज हैं, तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, लगातार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखती हूँ तो लेट, सॉल्यूशन देखिए इसका, सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, लेट द टू पॉजिटिव consecutive integers are x and x plus 1। जैसे 2 और 3 है वो लगातार है ना, उसमें +1 ऐड हो गया, 3 और 4 +1 ऐड हो गया, 4 और 5 लगातार वाले, तो हमने x फिर उससे एक ज्यादा, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लिए पॉजिटिव, और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 306 है, ठीक है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए क्या है, कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल है 306 के, ठीक है। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और x इंटू 1 एक्स, और ये आ गया 306। तो आप इसको इधर राइट लेफ्ट में ले आइए, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का 306 इक्वल 0। तो इस तरीके से हमने इसकी क्या बना दी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, ठीक है, मतलब पूरा सॉल्व करने को आएगा पेपर में, तो फाइंड द मतलब इंटीजर्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करने को आएगी, लेकिन अभी हमको क्वेश्चन में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को बोला है, इसलिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही हूँ, ठीक है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, एज वाले क्वेश्चन बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एज वाले क्वेश्चन में। देखिए समझिए क्या है, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की माँ जो है वो रोहन से 26 ईयर बड़ी है या 26 साल बड़ी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल बाद बच्चों, आज से 3 साल बाद, अगर किसी छोटे बच्चे का एग्जांपल लेती हूँ, अगर वो आज प्रेजेंट टाइम में 10 साल का है, तो बच्चों आज से 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, ठीक है। तो वो 3 साल बड़ा, तो ऐसे ही हमने अगर रोहन की एज x मानते हैं, रोहन की एज x मानेंगे, उसकी माँ की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 26, क्योंकि वो उससे 26 साल बड़ी है। उसके बाद कह रहा है, फिर वो कह रहा है कि दोनों को फिर आज से 3 साल बाद, वो तो प्रेजेंट एज मानी हमने, आज से 3 साल बाद रोहन कितना हो जाएगा, x प्लस 3, रोहन की माँ कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3, अभी करके दिखाऊंगी। फिर दोनों का प्रोडक्ट 360 है, तो वी शुड लाइक टू, मतलब वही रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन की प्रेजेंट एज हमको निकालनी है। चलो तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे, तो लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी x, ठीक है। चाहो तो इन ईयर लिख लो इसको, कि हमने ईयर में माना है, ईयर्स, ठीक है। तो लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी x एंड मदर्स प्रेजेंट एज बी। देखो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है x, तो उसकी माँ की प्रेजेंट एज कितनी, मतलब प्रेजेंट एज क्योंकि उससे 26 साल बड़ी है अभी प्रेजेंट में ही, तो वो कितनी है बच्चों, हो जाएगी x प्लस 26 इन ईयर, ये भी आपने ईयर्स में मान लिया, ठीक। अब उसके बाद वो क्या, फिर यहाँ से पढ़िए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद, तो रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ये लिखिए। लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसमें लिखना पड़ता है लैंग्वेज, ठीक है। तो रोहन्स एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी वो x का है प्रेजेंट में, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, नाउ x प्लस कितने का हो जाएगा बच्चों, x प्लस 3, क्योंकि 3 साल बड़ा है वो, तो x प्लस 3। इसी तरीके से मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी माँ x प्लस 26 की है, तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3। भाई ऐसा तो है नहीं कि अकेला रोहन बढ़ेगा, उसकी माँ एज इट इज रहेगी,
तो उम्र तो भाई सबकी बढ़ती है एक साथ। अगर वो 3 साल बड़ा हो गया है आज से, मतलब प्रेजेंट सेट से 3 साल बढ़ गया, तो वो भी बढ़ेगी 3 साल, दोनों बढ़ गए। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, x प्लस 29, इतना सबको समझ में आ रहा होगा। 26 प्लस 3 29 हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों एजेस का प्रोडक्ट, जो आज से 3 साल बाद इनकी उम्र हो गई है, इन दोनों उम्र का प्रोडक्ट जो है वो 360 है। ठीक है, तो अब इनका प्रोडक्ट करिए। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या, अब x प्लस 3 इंटू कितना है बच्चों, x प्लस 29 इक्वल कितना होगा 360। बस अब तो आपको इसको सॉल्व करना है, बस प्रोडक्ट करना है। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स 3x, 29 इंटू 3 87, और ये कितना आ गया 360। कितना आ गया बच्चों 360। तो इस तरीके से यहाँ से हमारी इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3x कितना हो जाएगा बच्चों 32x, कितना हो जाएगा 32x, प्लस का 87 माइनस का 360 इक्वल कितना आ गया 0। तो आप इसको माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा इसका। तो मैं इसको रफ कर लेती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 32x 360 87, यहाँ आ जाएगा बच्चों माइनस का 273 इक्वल 0। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर 32x 87 माइनस 360 आ गया 273 इक्वल 0। तो इस तरीके से आपकी ये क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपका अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 का ही 4th पार्ट है। ठीक है, तो चलो अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की वो कितनी कवर कर रही है, वो 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड सेम है उसकी। तो इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड इतनी हम कम कर देते हैं तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ऑब्वियसली बात है, आप कोई 2 किलोमीटर चल रहे हो, है ना, 2 किलोमीटर चल रहे हो, पहले तो आप स्पीड का मतलब क्या है, पहले तेजी तेजी से चल रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हो आप, है ना, मतलब डिस्टेंस जो है वो पर यूनिट टाइम, जो पर यूनिट टाइम है वो जल्दी कवर कर रहे हो, जल्दी जल्दी चल रहे हो, तो क्या होगा, तो आपको टाइम कम लगेगा। अब आप अपनी स्पीड आराम आराम से मजे मजे से चल रहे हो तो आपको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आप इसमें सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए इसका। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। क्यों लिखा मैंने किलोमीटर पर आवर इसके साथ, क्योंकि इसकी यूनिट होती है स्पीड की। ठीक है, आप ऐसे ही x लिखाओगे तो थोड़ा सा एक रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वहां भी उसने उतना किलोमीटर पर आवर, मतलब हमारे क्वेश्चन में किलोमीटर और आवर की बात हो रही है पूरे में, इसलिए हमने किलोमीटर पर आवर उसको मान लिया, यूनिट होती है इसकी किलोमीटर पर आवर स्पीड की। ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, 480 किलोमीटर। ठीक है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना है बच्चों, 480 किलोमीटर। फॉर्मूला सब जानते होंगे, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं जानते, जानते होंगे। ऐसा भी लिख सकती हूँ कि टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों लिखे जा सकते हैं। ठीक है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल स्पीड, क्योंकि टी इधर चला जाएगा, एस इधर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से मैं, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं सपोज इसका पहले t1 टाइम निकालूं, पहले जो उसने पहली कंडीशन दे रखी है कि स्पीड को कम करने से पहले, ठीक है, तो स्पीड को कम करने से पहले t1 है मेरा, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, मेरी डिस्टेंस कितनी है इसमें 480, तो 480 और मैंने स्पीड कितनी अपनी तरफ से कंसीडर की है x।
ठीक। तो अब उसके बाद फिर आप कहेंगे आफ्टर डिक्रीज द स्पीड, मतलब जो, या फिर आप कहो कि स्पीड कम होने के बाद, ठीक है, आफ्टर डिक्रीज द स्पीड, स्पीड कम होने के बाद, ठीक है, आफ्टर डिक्रीज द स्पीड, स्पीड अगर आपने कम कर दी तो डिस्टेंस तो वही रहेगी भैया, डिस्टेंस तो हमको 480 किलोमीटर ही चलनी है। तो आफ्टर डिक्रीज द स्पीड, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x -8 किलोमीटर पर आवर। ये कितने बच्चों को समझ में आया भाई? पहले x किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, तो अब उसने कहा कि 8 कम कर दिया, तो x -8 कर दिया, थोड़ा ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, x -8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड, और डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, डिस्टेंस में नो चेंज। तो देन आप फिर इसके लिए T2 निकालिए। T2 कैसे निकालोगे? वही डिस्टेंस 480, और ये कितना हो जाएगा, x माइनस, कितना होगा बच्चों, x -8, क्योंकि स्पीड ऑफ किसकी कितनी है, x -8। अब चलिए क्वेश्चन को अब थोड़ा सा पढ़िए, वो कह रहा है देन इट वुड हैव, यहां से पढ़िए, देन इट वुड हैव टू टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब इस सेम डिस्टेंस को क्योंकि उसने स्पीड कम कर दी तो अब उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं कवर करने में। आगे बात समझ में? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या होता है, जो T2 टाइम है, बाद का टाइम ज्यादा टाइम लेता है T1 टाइम से, 3 घंटे ज्यादा लेगा भाई बाद का टाइम, क्योंकि उसने स्पीड कम कर दी है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, स्पीड और टाइम में यहाँ इनवर्स का रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन मतलब टाइम कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा, दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा कम होगा तो एक बढ़ेगा, इस तरीके से। T2 की वैल्यू आपने क्या निकाली है, ये रही 480/x -8। T1 की वैल्यू क्या निकाली है आपने, 480/x प्लस का 3। तो इस तरीके से आपने वैल्यूज निकालनी, बस अब तो इसको सॉल्व करना रह गया, कुछ नहीं रह गया। मैं साइड में ही सॉल्व कर देती हूँ, ये तो सबको पता होगा, इसे रब कर देते हैं यहाँ से, तो थोड़ा सा देखिए इधर ही सॉल्व कर देते हैं इसे। अगर इन x को एक तरफ ले आओ, वैल्यूज को एक तरफ रहने दो, तो ये हो जाएगा 480/x -8 माइनस 480/x इक्वल का 3, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या एलसीएम आएगा, x -8 इंटू में x, ये कितना हो जाएगा 480x माइनस ये कितना हो जाएगा 480 इंटू x -8, ठीक है, इक्वल 3। अब देखिए सॉल्व करिए, 480x - 480x माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस 480 इंटू 8 अपॉन क्या चल रहा है। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पर अभी रहने दो भले ही, x -8 इंटू में x इक्वल चल रहा है 3, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। ये प्लस का 480x है और ये आपका माइनस का 480x है। अब ये आपका आ गया, ऊपर क्या बचा 480 इंटू 8 अपॉन, ये सॉल्व कर लो इसे, x² माइनस का 8x इक्वल कितना है 3। इक्वल में मल्टीप्लाई हो दोनों तरफ, मतलब मल्टीप्लाई में चीजें हो तो ऊपर ऊपर कट जाती हैं चीजें, ठीक है, ऊपर क्या हो जाता है कट जाती है। चाहो तो ऐसे कर लो, जैसे कि ये हो जाएगा 480 इंटू 8 इक्वल कितना हो जाएगा 3x² माइनस का 8x। ऐसे ऐसे नहीं समझ रहे तो ऐसे समझ लो, 8x तो ये हो जाएगा 480 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3, मतलब इसके नीचे क्या चला गया, डिवाइड में चला गया, तो इससे कितने टाइम कट गया 160 टाइम, कितने टाइम कट गया 160 टाइम। ये अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ गया 1280 और यहाँ से x² माइनस का 8x, तो इक्वेशन आ गई x² माइनस का 8x माइनस का 1280, तो ये आपकी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 4 नंबर के लिए, मतलब इसमें क्या है, अभी तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, पेपर में इससे आगे भी सॉल्व करने को आ सकती है। आ रही है बात सभी को समझ में, ठीक है।